नमस्कार। हम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसको हम यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो पहले कंप्लीट कराऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम। मैं उस बुक को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बुक के सारे वीडियो आपको एक साथ दे दूं, तब भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक दे दूंगी आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वांडुंग सम्मेलन में पारित तथा प्रथम नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठक में स्वीकृत सिद्धांतों में से कौन सा शामिल नहीं था, बताइए। पारस्परिक अनाक्रमण था, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी था, विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा ये नहीं था, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप की नीति भी थी। 1955 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो ने 17 से 24 अप्रैल तक वांडुंग में एशियाई एवं अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 29 देशों ने भाग लिया था। इसमें सम्मिलित विशिष्ट नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू, चीनी प्रधानमंत्री चाउन एन लाई एवं मिस्र प्रधानमंत्री बाद में राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस सम्मेलन में बहुत से ऐसे देश भी थे जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, फिलीपींस, तुर्की, थाईलैंड शामिल हुए थे, जो कि संयुक्त राज्य के तत्वाधान में बनाए सैन्य गठबंधनों के सदस्य थे। तथापि इसमें सर्वानुमति से स्वीकृत विज्ञप्ति में उन विचारों का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया था जिसमें गुटनिरपेक्ष के कतिपय मूलभूत सिद्धांत समाहित थे। वांडुंग सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। साथ ही यह एशिया एवं अफ्रीका देशों का, जिसमें दुनिया की आधी आबादी बसती है, उसका सबसे बड़ा सम्मेलन था। विशेष तथ्य क्या है? पंचशील समझौता। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते को बौद्ध दर्शन से लेकर भारतीय विदेशी नीति में समाहित किया। पंचशील में 5 सिद्धांतों का समन्वय किया गया था। पहला, एक दूसरे के क्षेत्र, अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा, परस्पर अनाक्रमण। तीसरा, समानता एवं पारस्परिक हित। चौथा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और पांचवा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। 1952 के द्वितीय संशोधन अधिनियम में संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? इसमें अनुच्छेद 81 को संशोधित किया गया था द्वितीय संविधान संशोधन में। 1952 के द्वितीय संविधान संशोधन से संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 81 को। 1952 में द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान के अनुच्छेद 81(1) के खा में संशोधन करके संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था, ताकि संसद सदस्यों की संख्या 500 से अधिक न हो सके। एक लोक सेवा सदस्य 7,50,000 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता था। 7,50,000 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा एक लोकसभा का सदस्य। किसने व्यक्तिगत के सिद्धांत की रचना की थी? तो ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यक्तिगत के सिद्धांत का अर्थ है किसी राज्य के संबंध में यदि कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो वहां के उत्तराधिकारी के संबंध में निर्णय कंपनी करेगी और उसे कंपनी द्वारा मान्यता दी जाएगी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से 1856 तक कंपनी के साम्राज्य के प्रसार के लिए अधिकांश भारतीय राज्यों को अधिग्रहित करने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में हड़प नीति का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था? तो इनका नाम है कार्ल वट। फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कार्ल वट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंडस ओरिएंटल की स्थापना की गई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण
सरकार द्वारा हुआ था और इसका सारा खर्चा सरकार ही वहन करती थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर 1505 से 1509 में बनाया गया था। इसे सरकार की ओर से निर्देश दिया गया था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। इस प्रकार अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहलाई। वह गवर्नर जनरल जिसने अदालत में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था, इनका नाम है लॉर्ड बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1828 से 1835 ने अदालत में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू कराया था। इसके शासनकाल के अन्य महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति की थी 1829 में, ठगी प्रथा की समाप्ति की थी 1830 में। 1833 का चार्टर्ड अधिनियम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। डिविजनल कमिश्नर जो मंडलायुक्त पद का सृजन भी विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। भारत पर शासन करने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो पहले आते हैं लॉरेंस, उसके बाद लॉर्ड मेयो, फिर आते हैं नॉर्थ ब्रुक और फिर आते हैं लॉर्ड लिटन 4th नंबर पर। जॉन लॉरेंस आते हैं 1864 से 1869 तक। लॉर्ड मेयो ये 1870 से 72, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 और लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। भारत में निम्नलिखित वायसराय में से किसके समय में इंडियन पेनल कोड सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, फौजदारी और दीवानी कार्य संहिता, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 10 निश्चित की गई थी। इसमें 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। प्रांतों में भी व्यवस्थापिका सभा की गैर सरकारी और कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 15 और मुंबई मद्रास में 20 निश्चित की गई थी। उस समय तक व्यवस्थापिका सभाओं के सभी सदस्य गवर्नर जनरल और गवर्नरों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि भारत की निर्वाचन पद्धति प्रारंभ नहीं हुई थी। परंतु इस एक्ट के द्वारा इन सदस्यों की नियुक्ति कुछ प्रभावशाली संस्थाओं जैसे कलकत्ता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स या केंद्र में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के गैर सरकारी सदस्यों की सलाह से किए जाने की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 से 1862 तक ये थी। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के तहत यद्यपि भारत के प्रशासन में अधिक परिवर्तन नहीं किए गए थे, किंतु अब गवर्नर जनरल जो कि क्राउन का प्रतिनिधि था, तब उसे वायसराय कहा जाने लगा। यद्यपि इस उपाधि का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था और ना ही अंग्रेज संसद ने कभी इस उपाधि का प्रयोग किया, परंतु जनसाधारण इसका प्रायः प्रयोग करते थे। अतः बहुत समय के उपरांत उनके निवास स्थान बने तो उनका नाम भी वायसरीगल लॉज ही पड़ा। वायसराय का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष निश्चित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था। निम्नलिखित वायसराय में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया था? तो इनका नाम है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इन्होंने वायसराय बनने से पहले कनाडा की 8वें गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इन्हें माल्य मिंटो सुधार के माध्यम से भारत में फूट डालो राज करो की नीति शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने का प्रयास किया था।
निम्नलिखित वायसराय में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था? इनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद इन्हें भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1910 में हुई, मतलब 11 में हुई थी। हार्डिंग के काल में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसी के काल में 1912 में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली की गई और लॉर्ड हार्डिंग को हत्या का प्रयास किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो इनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक में लॉर्ड हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड रिपन का नाम उल्लेखनीय है। वहीं भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को हतोत्साहित या प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर में लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड एडम्सन। 1823 में जॉन एडम्स ने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया था और लिटिन के द्वारा 1878 में देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया था। ब्रिटेन के किस शासक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था? इनका नाम है चार्ल्स तृतीय। 1698 में बंगाल के मुगल सूबेदार से अंग्रेजों का कलकत्ता के अतिरिक्त सतनौती गोविंदपुर के ग्रामों का भूमि कर अदा करके लेने की अनुमति प्रदान की गई थी और अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए एक फैक्ट्री निर्माण करने के लिए भी अनुमति मिल गई थी। जो ब्रिटेन के शासक विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। इसी की स्थापना के बाद सुरक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसका पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने प्रथम महान आक्रमणता की नीति अपनाई थी? तो इनका नाम है लॉर्ड लॉरेंस। गवर्नर जनरल लॉरेंस ने सर्वप्रथम महान आक्रमणता की नीति अपनाई। प्रथम गवर्नर जो अफगान युद्ध था, इसमें अंग्रेजों की भीषण पराजय हुई थी। इन्होंने घोर अपमान का सामना किया। अंग्रेज नीति निर्धारकों का पर इतना इसका तत्काल प्रभाव पड़ा कि इन्होंने अग्रगामी नीति का त्याग करके आक्रमणता की नीति को अपनाया। लॉरेंस ने अपनी नीति को दृढ़ता पूर्वक अपनाया और उत्तराधिकार युद्ध में किसी का भी पक्ष न लेकर तटस्थ रहा। लेकिन जैसे ही शोर अली अपने सभी प्रतिद्वंदियों को दबाकर अफगानिस्तान का शासक बना, लॉर्ड लॉरेंस ने उसे मान्यता प्रदान कर दी। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने प्रारंभ की थी? इनका नाम है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय बनकर 1868 में भारत आए। इनका कार्यकाल 1868 से 1872 तक रहा। इनमें अनेक सुधार कार्य किए हैं। इन्हें भारत में चल रही वित्तीय सुधार की नीति में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की थी तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया था। इन्होंने पृथक कृषि विभाग एवं भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। पहली बार भारत में जनगणना 1872 में कराई गई थी। मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों की उच्च शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड मेयो ने नीति अपनाई थी। इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी। लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर जनरल वायसराय बनकर 1868 में 1868 में भारत आए। इनका कार्यकाल 1868 से 1872 तक रहा। इन्होंने अनेक सुधार कार्य किए हैं। इन्होंने पहली बार भारत में जनगणना 1872 में कराई थी। मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों की उच्च शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1870 ईस्वी में मेयो प्रस्ताव द्वारा भारत में स्थानीय
स्वशासन एवं वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किसके वायसराय के तहत एल्बर्ट बिल पेश किया गया था? तो इनका नाम है लॉर्ड रिपन के समय। एल्बर्ट बिल विधेयक 9 फरवरी 1883 को समस्त देश में एक ही फौजदारी कानून लागू करने के लिए लगाया गया था तथा प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए। इससे पूर्व देश में 2 कानून चलाते थे। अंग्रेजी प्रेसिडेंसी नगरों में अंग्रेजी कानून और ग्रामीण स्तर पर मुगल काल के कानून प्रचलित थे। इसमें यह नियम था कि प्रेसिडेंसी नगरों में भारतीय दंड नायक था। यह मजिस्ट्रेट सेशन जज भारतीय एवं यूरोपीय दोनों के मुकदमे की सुनवाई कर सकता था, लेकिन ग्रामीण स्तर पर केवल अंग्रेज जज ही यूरोपीय अभियुक्तों का मुकदमा सुन सकता था। 1872 में 3 भारतीय संशोधित जनपद सेवा में नियुक्त हुए और इनमें थी एक श्री बिहारी लाल गुप्त। इस प्रकार एल्बर्ट बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन आपराधिक मुकदमे सुनने का अधिकार देना था। इससे यूरोपीय नाराज हो गए। इससे इसके बढ़ते दबाव को लॉर्ड रिपन ने 26 जनवरी 1884 को संशोधित किया। अब संशोधन के बाद भारतीय मजिस्ट्रेट अर्थात सेशन न्यायाधीश के समक्ष आए तो वे लोग 12 व्यक्तियों की जूरी के द्वारा मुकदमे की मांग की सुनवाई कर सकते थे, जिसमें से 7 यूरोपीय या अमेरिकी होना चाहिए। इसके दबाव के चलते लॉर्ड रिपन को अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा देना पड़ा। जनगणना के कार्य का प्रारंभ किया था लॉर्ड मेयो ने। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन 1881 के बाद दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई थी, जो लॉर्ड रिपन से शुरू हुई थी, और वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना थी। जनगणना 2021 का विषय थीम थी जन भागीदारी से जन कल्याण, जबकि 15वीं जनगणना 2011 का विषय हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? इनका नाम हो जाएगा लॉर्ड मैकडॉनल्ड के द्वारा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रंजी मैकडॉनल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी, दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्णय दिए गए थे, जिसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तनों का प्रारंभ किया था? तो उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा एवं नौकरशाही सेवा का जन्मदाता माना जाता है। नागरिक सेवा को इस्पात की चौखट कहा जाता है। वेलेजली ने नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में आयोजित तीसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने 12 सितंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हो गई। भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम है लॉर्ड विलियम हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र कलकत्ता, मद्रास, मुंबई का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार मद्रास, मुंबई के गवर्नर उसके अधीन हो गए। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर के पद पर भी नियुक्त किया गया था। बाद में बंगाल का गवर्नर हो गया था। भारत में किसके शासन के अनुसार सही कालानुक्रम होगा?
तो सही कालक्रम होगा, पहले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग, फिर कार्नवालिस, फिर वेलिजली की सहायक संधि, और इसको बढ़ाया था आगे डलहौजी के द्वारा। फोर्थ, वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785, लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793, लॉर्ड वेलिजली 1798 से 1805, और लॉर्ड मतलब डलहौजी ये 1848 से 1856। निम्नलिखित में से इनको सम्मिलित कीजिए। रिपिन के द्वारा प्रारंभ की गई है, देखो इन्होंने कंपनी शासन नहीं, इन्होंने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। कैनिंग के द्वारा जो कंपनी शासन का अंत हुआ था 1858 में। डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट हड़प नीति अपनाई गई थी। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो सहायक सैन्य पद्धति प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड रिपिन स्थानीय स्वशासन की स्थापना, स्व सरकार की स्थापना। लॉर्ड कैनिंग कंपनी शासन का अंत। लॉर्ड डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट और सहायक सैन्य पद्धति की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पुर्तगाली राज्यपाल और उनकी उपलब्धियां बताइए। फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर, इन्होंने अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरणा दी थी। नीनो दी कुन्हा, इनका संबंध है पुर्तगाली राजधानी को कोची से गोवा के लिए हस्तांतरित करने के लिए। और मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा का संबंध है प्रसिद्ध ज्यूइस्ट संत फ्रांसिस्को जेवियर, इसे अपने साथ भारत ले आए थे। अल्फेंसो डिसूजा को देखो। फ्रांसिस्को द अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। अल्फांसो द अल्बुकर अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेने की प्रेरणा दी गई थी। नीनो दी कुन्हा पुर्तगाली राजधानी को कोची से गोवा के लिए हस्तांतरित किया था। और मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा प्रसिद्ध ज्यूइस्ट संत फ्रांसिस्को जेवियर, इसे अपने साथ भारत ले आए थे। संत जेवियर कौन सा सम्मिलित है बताइए, कौन सा सम्मिलित है? तो लिटन दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था इनके समय। वायसराय लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 1880 तक रहते हैं। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार आयोजित किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश यह योजना तब किया गया था, इसका आयोजन तब किया गया था जब भारत में भीषण अकाल पड़ा था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के विषय में कहा गया है कि वह एक ऐसा मोटर चालक है जो अपना सारा समय मशीन के भिन्न भिन्न भागों को पॉलिश करने में लगाता है, किंतु यह मोटर को चलाता नहीं है क्योंकि उससे यह ज्ञान नहीं है कि उससे कहाँ जाना है। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। गवर्नर जनरल कर्जन के बारे में कहा गया है कि वह एक ऐसे मोटर चालक है जो अपने सारा समय मशीन के भिन्न भिन्न भागों को पॉलिश करने में लगाता है, किंतु वह मोटर को चलाता नहीं क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। निम्नलिखित में से किसका संबंध ठगी के दमन से है? तो इसका नाम हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। 19वीं सदी के दौरान बुंदेलखंड से विदर्भ एवं उत्तर भारत के भिन्न क्षेत्रों में ठगों का आतंक था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1880 में ठगी प्रथा का अंत किया। शेर खां, चित्तू आदि ठगों के नेता थे।
लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष की गई थी? तो इसको 1872 में किया गया था। लॉर्ड मेयो की हत्या 8 फरवरी 1872 को अंडमान में शेर अफगान नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर की थी। लॉर्ड मेयो ने भारत में 1872 में प्रायोगिक जनगणना कराई थी। मेयो द्वारा 1872 में कृषि विभाग और अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधि देना प्रारंभ किया था? इनका नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने हिंदू एवं ईसाइयों को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित करने की शुरुआत की थी। राय का अर्थ होता है राजा या बहादुर, और बहादुर का अर्थ होता है अधिक सम्माननीय। जिस तरह मुसलमानों को खान बहादुर और सिख को सरदार बहादुर की उपाधि दी जाती थी, उसी प्रकार हिंदू एवं ईसाइयों को राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। लेट हो गया था, लेटर में लिख लिख के उपाधियां देता था। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था? इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था। इसने भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत हेतु 56,000 पाउंड निश्चित किए थे। 1902 में इसने सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की। 1905 में बंगाल विभाजन इसके प्रमुख कार्य किया था उसमें। पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1854 में पारित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सन 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1854 को डाक विभाग की स्थापना की गई। उस वक्त 1701 डाकघर थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते थे। इन्हीं को मिलाकर डाक विभाग स्थापित किया गया था डलहौजी के समय। निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधार के लिए जाना जाता है? इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के पश्चात 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रूज फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया। इस आयोग ने पुलिस प्रशासन को पूर्णतः आश्रम, भ्रष्ट एवं दमनकारी माना, परंतु पुलिस आयोग ने सभी स्तरों में वेतन की वृद्धि, प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रांतीय पुलिस की स्थापना एवं केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की व्यवस्था की। इन्हीं के काल में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में, सर एंटोनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1899 से 1890 को गठन किया गया। भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की थी? तो ये 1879 में लॉर्ड लिटन ने प्रारंभ की थी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 को उनकी विद्वता के कारण साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा किए गए सुधार कार्य इस प्रकार हैं, जैसे इन्होंने 1876 से 1878 में भयानक अकाल पड़ा था, अतः इन्होंने रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने भारतीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था की और सिविल सेवा में परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इसी के समय इन्होंने कृषकों की सुविधाओं के लिए कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया। लॉर्ड लिटन ने 1876 में वैधानिक प्रशासनिक सेवा की योजना प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत कुछ उच्च कुल के भारतीयों को इसमें नियुक्त किया जाना तय किया। निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में किसी स्थानीय स्वशासन का प्रमुख सुधारक माना जाता है? इनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन
1880 से 1884 तक भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय थे। इन्होंने अपने काल में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। इनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारक थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882, श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया 1881, प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में शुरू की गई, स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्तावों को पारित किया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए, जिससे जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की योजना बनाई गई। नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया और इन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई एवं आय प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराए गए। भारतीय प्रेस 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया गया था लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। प्रेस का स्वतंत्रदाता कहलाते हैं। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1799 पत्रों का प्रेषण अधिनियम और जॉन एडम्स के द्वारा 1823 में समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण राजा राममोहन राय का मिरातुल अखबार बंद हो गया। 1830 में राजा राममोहन राय द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से बंगाली भाषा में बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। अंततः चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक रहे। भारत के गवर्नर जनरल बनने पर इन्होंने 1835 में प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदी हटा दी गई। इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा में मध्य प्रथम टेलीग्राफ लागू की गई थी लाइन के प्रारंभ की गई थी? इसको 1853 में। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आया। इसके शासनकाल में काफी विवादित माना जाता है क्योंकि इन्होंने युद्ध और व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया था। इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय 1856 में किया। 1853 में मुंबई ठाणे के मध्य प्रथम रेल का परिचालन किया। 1853 में ही कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ कराई। इन्हीं के काल में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं लोक शिक्षा विभाग 1854 स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किसी ने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा है? तो इनका नाम हो जाएगा लॉर्ड लिलिथगो। लॉर्ड लिलिथगो 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे। गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में इन्होंने इन गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहा है। इनके समय में 1837 में पहले चुनाव कराए गए थे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने पुरातात्विक अवशेषों के रखरखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई थी? इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था। इन्होंने 1904 में प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया तथा भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत हेतु 50,000 पाउंड निश्चित किए। इनके अनेक प्रमुख कार्य में सिंचाई आयोग 1901, पुलिस आयोग 1902, विश्वविद्यालय आयोग 1902 निम्नलिखित हैं। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया है? जिनका नाम है मेयो। लॉर्ड मेयो भारत के चौथे वायसराय थे। इन्होंने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की नीति की और विदेशी नीति में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। भारत की प्रथम जनगणना विनियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में थी। इन्हीं के काल में हुई थी। 1872 में इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की। इनकी हत्या शेख
शेर खां के द्वारा अफगान के द्वारा की गई थी अंडमान निकोबार पर, शेर अफगान ने। गवर्नर जनरल जिसके काल में भारत में प्रथम बार आय कर की शुरुआत की गई थी, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। भारत में पहली बार आयकर की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई है। भारत में आर्थिक सुधारों के निमित्त लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड विल्सन को भारत बुलाया। विल्सन ने भारत में 500 रुपए से अधिक वार्षिक आय पर आयकर आरोपित किया और निर्यात पर 404% एवं आयात पर 10% कर निर्धारित किया। मतलब यदि बाहर करोगे, निर्यात करोगे तो 4%, आयात करने पर 10% कर निर्धारित किया। लॉर्ड कैनिंग के काल में महालेखा परीक्षक 1857 में पद सृजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लॉर्ड कर्जन ने नहीं उठाया है? कर्ज लेकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनसे संबंधित नहीं है, लिटिन का था ये। द कलकत्ता म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट कर्जन से संबंधित है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 इनसे संबंधित है और इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट भी इनसे संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटिन के द्वारा 1878 में पारित किया गया था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाए थे, किंतु यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं था। इस घृणित अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 को रद्द किया था। किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो इनका नाम है लॉर्ड विलिंगडन। द्वितीय कुलमी सम्मेलन से लौटकर गांधी जी ने वायसराय विलिंगडन से मिलना चाहते थे, लेकिन विलिंगडन ने मिलने से इनकार कर दिया। इनसे गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932 में चलाया। इसी समय विलिंगडन ने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में चोटी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लॉर्ड विलिंगटन वायसराय बनने से पूर्व 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा परिषद पारित किया था। यह कानून का उद्देश्य क्या था? तो यह राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करता था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। यह प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून 1904 पारित किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? तो ये गाजीपुर में बनाया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थापित है। 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। ब्रिटिश सरकार का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी और यहीं दफनाया गया है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उनका नाम हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ऐसे वायसराय थे जिसके शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित हुई। 1902 में दिल्ली राजधानी बनाई गई, यद्यपि राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए थे? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अलग अलग किए गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देने के लिए एक संहिता निर्मित कराई, जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। इस संहिता में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर बल दिया गया। जिला कलेक्टर से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियां ले ली गईं। जिला दीवानी कार्यों के लिए जिला न्यायाधीशों की श्रेणियों का गठन किया गया। इन्हें फौजदारी कार्य भी दिए गए। इसी तहत कॉर्नवालिस कोर्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों के न्यायिक एवं कार्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी है? इसका नाम है
डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को सर्वप्रथम भारत में तार सेवा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने 1852 में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना की। पेशावर, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, भारत के अन्य महत्वपूर्ण भागों को मिलाने के लिए करीब 4000 मील में तार की व्यवस्था की गई थी। बर्मा में रंगून से मांडले तक तार की व्यवस्था की गई थी। एक कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1854 में एक डाकखाना एक्ट बनाया गया। डाक व्यवस्था के लिए डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। विभिन्न स्थानों पर डाक खाने स्थापित करने गए और भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक आने के टिकट के द्वारा पत्र भेजने की व्यवस्था की गई थी। ये सभी कार्य ऐसे थे जो शासन के सुधार एवं मुख्यतः अंग्रेजी साम्राज्य की दृढ़ता के लिए किए गए थे, परंतु इन सभी के अंत में सार्वजनिक लाभ हुआ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक का संबंध है सती प्रथा के उन्मूलन से। लॉर्ड डलहौजी जाने जाते हैं व्यक्तिगत के सिद्धांत के लिए। लॉर्ड रिपन का संबंध है स्थानीय स्वशासन से और लॉर्ड कर्जन का संबंध है बंगाल विभाजन से 1905। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उनके समय में राजा राम मोहन राय ने भारत में प्रचलित सती प्रथा के विरुद्ध एक व्यापक जनाधार तैयार किया, जिसके फलस्वरूप 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं डलहौजी। ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल बने। इनके प्रमुख कार्यों में व्यक्तिगत का सिद्धांत प्रमुख था, जिसके तहत उन्हें कई स्वतंत्र राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इन्होंने कई प्रमुख सुधार भी किए थे, जिसमें सैनिक सुधार, संचार, शिक्षा में सुधार एवं व्यापारिक सुधार आदि महत्वपूर्ण हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनके काल में कई प्रमुख सुधार हुए थे, जिसमें सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम, शिक्षा के संदर्भ में हंटर कमीशन की नियुक्ति, एल्बर्ट बिल आदि प्रमुख हैं। लॉर्ड कर्जन भारत में अपनी प्रतिगामी नीति के लिए अत्यधिक विवादित गवर्नर जनरल रहा। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना में 1905 में बंगाल विभाजन प्रमुख घटना थी। अन्य कार्य इन्होंने पुलिस सुधार किए हैं, सीआईडी की स्थापना की है, सिंचाई आयोग बनाया, अकाल आयोग बनाया, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुए थे? तो ये कर्जन के समय। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुए थे। यह इतिहास और पुरातात्विक का विद्वान था, जिसने भारत की प्राचीन स्मारकों की मरम्मत, प्रतिस्थापन, संरक्षण के लिए एक अधिनियम 1904 में पारित किया। भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 रुपए निश्चित किए थे। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है बतानी है। एल्बर्ट बिल लॉर्ड लिपिन से संबंधित सही है। दत्तक ग्रहण अधिकार का निराकरण लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया, ये भी सही है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। साइमन कमीशन, ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के समय नहीं आया था। साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, ना कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में समाप्त किया गया था। 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसका पूरे भारत ने विरोध किया। इस विभाजन की घोषणा 1911 में लॉर्ड डलहौजी हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द कर दी गई। देशी लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये किसने कहा था? ये लॉर्ड मेयो ने कहा था। प्रगतिशील विचारों से
प्रभावित होकर लॉर्ड मेयो ने भारतीयों को शिक्षित करने का कार्य किया। उसने लोगों को शिक्षित करना अपना नैतिक कर्तव्य समझा और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि उसके समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। प्रथम जनगणना 1872 में इसी के समय हुई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किया था, ठगी प्रथा का अंत भी किया था। बंगाल विभाजन कर्जन ने किया है। बंगाल में दोहरा शासन ये लगाया गया था क्लाइव के द्वारा और हड़प नीति डलहौजी से संबंधित है। सती प्रथा का अंत, शिक्षा में सुधार जैसे सामाजिक सुधार कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए हैं। बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के समय हुआ था। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी भारत में हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा था कि ढला लोहा नौकरशाही हमेशा नहीं चलती? ये रिपन ने कहा था। प्रतिक्रियावादी वायसराय लॉर्ड लिटन के बाद सज्जन वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 में भारत आए। वह एक अच्छे शासक थे। भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में सुविधा प्रदान की। इन्होंने जोर देते हुए कहा था कि ढला लोह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती। 1884 में एल्बर्ट विवाद के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी, बंगाली भाषा का जानकार था? तो उनका नाम हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का जन्म 1732 में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन ईस्ट इंडिया कंपनी की क्लर्की से शुरू किया था। वह एक विवादास्पद व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उसे साहित्य में बहुत रुचि थी। इसने प्राचीन विधाओं एवं साहित्यों को संरक्षण दिया। वह अरबी, फारसी जानता था और बांग्ला भाषा बोल सकता था। इसने चार्ल्स विल्किंस के गीता में प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी। हालहेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित की। इसकी ही प्रेरणा से सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव डाली ताकि एशिया में सामाजिक एवं प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व, कला एवं विज्ञान साहित्य का अध्ययन किया जा सके। अपराध का पता लगाने और साक्ष्यों के लिए बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस वर्ष उंगली छाप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये 1898 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उंगली चिन्हों को व्यक्तिगत पहचान के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाने का विचार सर्वप्रथम 1858 में बंगाल प्रांत के हुगली जिले के जिला मजिस्ट्रेट सर विलियम हार्सी द्वारा प्रतिपादित किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर हेनरी फाल्डस ने घटना स्थल पर पाए जाने वाले चिन्हों से यह निष्कर्ष निकाला कि दो उंगली चिन्ह एक समान नहीं होते। हर्शल फाल्डस के विचारों पर आधारित उंगली चिन्हों में विशिष्टता एवं स्थायित्व के मूलभूत सिद्धांतों को वैज्ञानिक सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा वैज्ञानिक दृष्टि से स्थापित किया गया। इस प्रकार विश्व का सर्वप्रथम उंगली चिन्ह ब्यूरो राइट्स बिल्डिंग कलकत्ता में वर्ष 1897 में स्थापित किया गया। इसे बंगाल पुलिस द्वारा अपराध का पता लगाने के लिए 1898 में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था। इनका नाम है सर जॉन मार्शल। 1899 में बंगाल का वायसराय कर्जन बना। इसे भारत में सुधार के लिए जाना जाता है।
कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर पद पर सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया था। मार्शल ने सैंधव सभ्यता को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कृषक, जनजाति आंदोलन एवं विद्रोह। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।